हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग में यूनिट नंबर 3 वन शॉट। सो इस यूनिट के अंदर हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस के अंदर गिवन है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेटा माइनिंग क्या होता है, इसका ओवरव्यू, मोटिवेशन, डेफिनेशन एंड फंक्शनैलिटीज। ठीक है, फिर हम डेटा प्रोसेसिंग और प्री प्रोसेसिंग में डिफरेंस देखेंगे। देन हम डेटा क्लीनिंग के क्या क्या मेथड्स हैं वो सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर डेटा रिडक्शन में हमारी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देन डिस्क्रिटाइजेशन एंड कॉन्सेप्ट हायरार्की जनरेशन एंड लास्ट में हम डिसीजन ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो आपके यूनिट नंबर 3 के अंदर आपके सिलेबस में मेंशन है और इस वीडियो के अंदर मैं वो सारे टॉपिक्स एक बार में क्लियर कर दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, दैट इज डेटा माइनिंग। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग हिडन पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स फ्रॉम द लार्ज डेटा सेट। मतलब कि जैसा कि हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि डेटा माइनिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हिडन पैटर्न्स को या फिर ट्रेंड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी बड़े डेटा सेट से। ठीक, कई सारी टेक्निक्स का इसमें यूज होता है। इट कंबाइंस टेक्निक्स फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटाबेसेस टू एनालाइज द डेटा एंड डिस्कवर यूजफुल इंफॉर्मेशन दैट मे नॉट बी इमीडिएटली अपेरेंट। ठीक है, मतलब ऐसा डेटा जो छुपा हुआ है, जो हमें डायरेक्टली नहीं दिखता है। ठीक है, जब भी हम किसी डेटाबेस को देखते हैं, किसी भी डेटा सेट को देखते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमें रिक्वायर्ड इनसाइट्स हैं वो हमें डायरेक्टली मिल जाए। तो हम क्या करते हैं उस केस में, हमारे पास बहुत सारी टेक्निक हैं, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स बेस्ड टेक्निक्स हो, ML बेस्ड टेक्निक हो, AI बेस्ड टेक्निक्स हो, या फिर डेटाबेस से के ही हमारे NoSQL या SQL जैसी लैंग्वेजेस हो। ठीक है, तो ये सारे किस लिए हम यूज करते हैं टेक्निक्स, ताकि हम यूजफुल डेटा को उस बड़े डेटा सेट में से निकाल सकें और फिर उसको एनालाइज कर सकें। ठीक है, तो ये बेसिकली कोर कॉन्सेप्ट है हमारे डेटा माइनिंग का। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन फॉर डेटा माइनिंग। इसमें लिखा हुआ है डेटा माइनिंग हैज बिकम एसेंशियल ड्यू टू द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ डेटा इन वेरियस सेक्टर्स। ठीक है, जैसे कि जितना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है, जितना ज़्यादा हम डिजिटल होते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा हमारा डेटा इंटरनेट पे या नेटवर्क पे जाता जा रहा है। ठीक है, तो जिस हिसाब से डेटा हमारा बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियली, उसी अकॉर्डिंग हमारा डेटा माइनिंग भी ग्रो कर रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा डेटा होगा हमें उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उस डेटा से, और इसके लिए हम उतने ज़्यादा लेवल पे डेटा माइनिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है इसमें वॉल्यूम ऑफ डेटा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन जनरेट एंड कलेक्ट वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा एवरी सेकेंड। मतलब कि जो भी बिजनेसेस हैं बड़े लेवल के, ठीक है, जो डेटा बेस्ड बिजनेसेस हैं हमारे, ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारी क्या करती हैं, वो डेटा को जनरेट करती हैं, साथ ही साथ डेटा को कलेक्ट करती हैं बहुत ही वास्ट अमाउंट पे पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि पेटाबाइट पर सेकेंड, डेटाबाइट पर सेकेंड के वॉल्यूम पे हमारा डेटा जो है वो जनरेट भी हो रहा है और कलेक्ट भी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है नीड फॉर एक्शनेबल इनसाइट। रॉ डेटा होल्ड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दैट कैन हेल्प बिजनेस मेक बेटर डिसीजन। ठीक है, अब किस चीज की जरूरत है हमें, कि जो भी हमारा रॉ डेटा होता है उसमें बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, रॉ डेटा के अंदर बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है, उसके अलावा बहुत सारी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन भी होती है, बट हमें सिर्फ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि हम बिजनेस टूल्स का यूज करके हम उसको प्रॉपरली एनालाइज कर सकें और बेटर डिसीजन ले सकें अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, बेटर डिसीजन ले सकें। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। ऑर्गेनाइजेशन दैट इफेक्टिवली यूज डेटा माइनिंग gain an edge over competitors by predicting trends, understanding customer need and optimizing ऑपरेशन। ठीक है, तो बेसिकली मतलब क्या है मोटिवेशन फॉर डेटा माइनिंग के, कि क्या क्या रोल्स हैं डेटा माइनिंग के। ठीक है, कि किस लिए डेटा माइनिंग करी जा रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड परफॉर्मिंग डेटा माइनिंग। ठीक है, तो एक हमारा हो गया कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन डेटा माइनिंग यूज कर रही है आज की डेट में, उनको जल्दी से जल्दी वो ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो जल्दी से जल्दी कस्टमर की नीड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी अच्छे डिसीजन ले सकते हैं अपने बिजनेस के लिए और बिजनेस को ग्रो करवा सकते हैं ईजिली, और कॉम्पिटिशन से वो बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से मोटिवेशन है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी। ऑटोमेटिंग द डेटा एनालिसिस प्रोसेस सेव्स टाइम एंड रिसोर्सेज कंपेयर टू मैनुअल मेथड्स, इनेबलिंग फास्टर इनसाइट्स एंड रिस्पॉन्ड टू मार्केट चेंजेस। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेशन करने से फायदा क्या होता है, एक तो टाइम बचता है, दूसरा हमारा रिसोर्सेज बचता है। ठीक है, क्योंकि मैनुअल मेथड्स जो थे वो ज्यादा रिसोर्स कंज्यूम करते थे, वो ज्यादा टाइम लेते थे। ठीक है, तो ऑटोमेशन का ये फायदा हो गया कि जो भी डेटा माइनिंग है, जो भी एनालिसिस का प्रोसेस है डेटा की एनालिसिस का, उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं। इनेबलिंग फास्टर इनसाइट एंड रिस्पॉन्स टू मार्केट चेंजेस, यानी कि मार्केट जैसे ही चेंज होता है उतनी ज्यादा स्पीड में, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी से हम
इनसाइट्स को चेंज कर सकें, इनसाइट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें और उसके बेसिस पे बिजनेस को चेंज कर सकें। ठीक है, तो ये सारे फायदे होते हैं हमारे ऑटोमेशन एफिशिएंसी के और ओवरऑल डेटा माइनिंग के, ये सारे कोर हमारे जो फायदे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ डेटा माइनिंग। क्या होती है डेटा माइनिंग? अभी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि डेटा माइनिंग क्या होती है। डेफिनेशन में भी हम वही चीज थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे। इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग मीनिंगफुल पैटर्न्स एंड नॉलेज फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, मतलब किसी लार्ज अमाउंट डेटा से मीनिंगफुल पैटर्न्स को, ठीक है, डिस्कवर करना या मीनिंगफुल नॉलेज को डिस्कवर करना, एक्सट्रैक्ट करना, यही हमारा प्रोसेस क्या होता है, डेटा माइनिंग। ठीक है, की कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए तो डेटा सोर्सेज, टेक्निक्स और टूल्स, ये 3 की कंपोनेंट्स होते हैं हमारे डेटा माइनिंग के अंदर। डेटा सोर्सेज यानी कि डेटा बेसेस, डेटा वेयर हाउसेज, सोशल मीडिया, सेंसर्स एक्सेट्रा, ये सारे हमारे डेटा सोर्सेज में आते हैं जहां से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्निक्स, मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड पैटर्न रिकॉग्निशन, ये 3 यहाँ पे की टेक्निक्स लिखी हुई हैं। इसके अलावा बहुत सारी टेक्निक्स का यूज किया जाता है डेटा माइनिंग में, बट आज की डेट में जो मेन हमारी डेटा माइनिंग टेक्निक्स हैं वो यही है, मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिकल बेस्ड एनालिसिस और पैटर्न रिकॉग्निशन। ठीक है, टूल्स की बात की जाए तो पॉपुलर डेटा माइनिंग टूल्स इंक्लूड वेका, रैपिड माइनर, ऑरेंज एंड पाइथन लाइब्रेरीज लाइक साइकिटलर्न। साइकिटलर्न आपने डेफिनेटली यूज की होगी अगर आपने न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह पे काम किया हुआ है तो, बट अगर नहीं भी किया है तो मैं एक चीज़ बता दूं, जब भी डेटा माइनिंग की हम बात करते हैं, जब भी हम एमएल वगैरह इंप्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पे पाइथन का एक बड़ा रोल है। साथ ही साथ और भी यहाँ पे जितनी भी आपके टूल्स दिए हुए हैं इन सबका काफ़ी बड़ा रोल है डेटा माइनिंग के अंदर। सो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात की जाए तो एन इंश्योरेंस कंपनी यूजेस डेटा माइनिंग टू प्रिडिक्ट विच कस्टमर आर लाइकली टू फाइल क्लेम्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है, अब कोई इंश्योरेंस कंपनी है वो डेटा माइनिंग टूल्स का किस तरीके से यूज कर सकती है। ठीक है, डेटा माइनिंग के टूल को यूज करने के बहुत सारे, बेसिकली डेटा माइनिंग बहुत तरीकों से यूज की जाती है। ठीक है, आपके डेटा को एक्सट्रैक्ट करना इसका मेन प्रोसेस है, बट कई सारी कंपनीज अलग अलग, मतलब अब जैसे इंश्योरेंस कंपनी है तो वो इंश्योरेंस से रिलेटेड डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगी। ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो वो अपने कस्टमर्स का डेटा एक्सट्रैक्ट करेगी कि वो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है या नहीं। तो मतलब डेटा सेगमेंटेड है। ठीक है, अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपनीज को डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे अगर हम इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल लें तो वो डेटा माइनिंग का किस लिए यूज करेंगे, वो चेक करेंगे कि कौन से ऐसे कस्टमर हैं जो हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे आगे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो क्लेम्स को फाइल करेंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया जो इंश्योरेंस कंपनी का है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शनैलिटी ऑफ डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग की क्या फंक्शनैलिटी होती है? क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन, रूल माइनिंग, प्रिडिक्शन, एनॉमली डिटेक्शन एंड समराइजेशन, ये कुछ कोर फंक्शनैलिटीज हैं डेटा माइनिंग की। क्लासिफिकेशन की बात की जाए अगर तो यहाँ पे लिखा हुआ है असाइनिंग डेटा इनटू प्री डिफाइंड कैटेगरीज और क्लासेस बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स, मतलब एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे हम डेटा को प्री डिफाइंड कैटेगरीज या फिर क्लासेस में अगर डिवाइड कर रहे हैं या असाइन कर रहे हैं तो वो हमारा क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है क्लस्टरिंग, ग्रुपिंग सिमिलर डेटा पॉइंट्स इनटू क्लस्टर्स विदाउट प्री डिफाइंड लेबल्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, प्री डिफाइंड कैटेगरीज होती हैं हमारे पास। ठीक है, और हम ये बताते हैं कि हाँ ये डेटा जो है हमारा इस क्लास से बिलोंग करता है और हम उस क्लास के अकॉर्डिंग उस डेटा को प्लेस कर देते हैं। क्लस्टरिंग में क्या होता है, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा पॉइंट्स जो होते हैं उनकी ग्रुपिंग हो जाती है। वहां पे कोई भी प्री डिफाइंड लेबल नहीं होता हमारे पास। ठीक है, सिमिलर तरह के जितने भी डेटा पॉइंट हैं वो एक क्लस्टर में, फिर दूसरा सिमिलर डेटा सेट का निकालेंगे हम। ठीक है, डेटा पॉइंट्स का डेटा सेट निकालेंगे जो सिमिलर होंगे, फिर उनको हम दूसरे क्लस्टर में रखेंगे, फिर इसी तरीके से तीसरा डेटा सेट लेंगे, तीसरे क्लस्टर में रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्लस्टरिंग की जाती है। क्लासिफिकेशन में क्लासेस से कंपेयर किया जाता है, क्लस्टरिंग में क्या होता है, ग्रुप्स बनाए जाते हैं। ठीक, एसोसिएशन रूल माइनिंग क्या होता है, डिस्कवरिंग रिलेशनशिप बिटवीन आइटम्स इन अ डेटा सेट। डेटा सेट के अंदर आइटम्स के बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना, ठीक है, या फिर डिस्कवर करना, यही काम होता है हमारा एसोसिएशन रूल माइनिंग का। फिर आता है प्रिडिक्शन, फोरकास्टिंग फ्यूचर आउटकम्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे फ्यूचर आउटकम्स का फोरकास्टिंग ही हम प्रिडिक्शन के रूप में समझते हैं। प्रिडिक्शन बेसिकली, प्रिडिक्शन का मतलब ही होता है कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। ठीक है, क्या फ्यूचर में आउटकम्स हो सकते हैं हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे। ठीक है, जैसे कि वेदर फोरकास्ट। नेक्स्ट आता है हमारा एनॉमली डिटेक्शन, आइडेंटिफाई अनयूजुअल डेटा पॉइंट दैट आर नॉट अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेड पैटर्न। अनयूजुअल डेटा पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना जो कि आपके जो भी एक्सपेक्टेड पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पेंसिल का मेरे पास सेट है।
ठीक है। आप एग्जांपल ऐसे समझो, मेरे पास एक पेंसिल का सेट है, उस पेंसिल के सेट में मेरे पास 10 अलग अलग पेंसिल्स हैं, ठीक है। उस 10 पेंसिल्स में एक पेन भी एडेड है, ठीक है। तो अब वो जो पेन है वो क्या है, वो एनामली है, यानी कि उसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे पेंसिल्स की रिक्वायरमेंट है, तो पेन निकाल के मैं अलग कर दूंगा और पेंसिल का सेट बना लूंगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई अनयूजुअल डेटा पॉइंट। वो पेन मेरा अनयूजुअल डेटा पॉइंट है, दैट आर नॉट अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेड पैटर्न। एक्सपेक्टेड पैटर्न में हमें सिर्फ पेंसिल का डेटा सेट चाहिए था, इसलिए हमने पेन को अलग कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एनॉमली डिटेक्शन भी। नेक्स्ट आता है हमारा समराइजेशन, प्रोवाइडिंग अ कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा सेट। ओवरऑल डेटा सेट का एक कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन जो प्रोवाइड करता है वही हमारा डेटा माइनिंग समराइजेशन में आता है, ठीक है। सो आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा प्रोसेसिंग एंड डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग होती क्या है। Process of collecting, cleaning and transforming data and organizing it to extract meaningful insights or facilitate storage is known as data processing। मतलब कि जो चीज़ आपने डेटा माइनिंग में पढ़ी, हल्का फुल्का उसी से सिमिलर, क्योंकि उसी का ये पार्ट है। तो डेटा प्रोसेसिंग में होता क्या है, हमारा डेटा का कलेक्शन, डेटा की क्लीनिंग, डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन और साथ ही साथ उससे मीनिंगफुल इंसाइट्स को एक्सट्रैक्ट करना, ये सारी चीज़ें हमारी डेटा प्रोसेसिंग के अंदर आती हैं, ठीक है। Its core objective is to convert raw data into a usable format for analysis, reporting और further processing। मतलब कि इसका core objective क्या होता है, जो raw data है हमारे पास उसको ये यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है ताकि उसको एनालिसिस, रिपोर्टिंग या फिर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जा सके। एनकम्पासेस द एंटायर डेटा लाइफ साइकिल। ये जो हमारी डेटा लाइफ साइकिल है, ये पूरी लाइफ साइकिल हमारी डेटा प्रोसेसिंग पे ही बेस्ड है, ठीक है। सबसे पहले डेटा कलेक्शन, देन डेटा की क्लीनिंग, देन डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन, फिर डेटा का स्टोरेज, ठीक है। मतलब कि डेटा हमारा कलेक्ट हुआ वेरियस सोर्सेज से, फिर वो क्लीनिंग के लिए गया, यानी कि उससे जो भी इररिलेवेंट चीज़ें हैं, जो भी डुप्लीकेसी है, वो सारी चीज़ें रिमूव हुई। फिर डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें पीडीएफ में स्टोर कराना है और हमारे पास जेपीजी फाइल आई है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में जेपीजी पीडीएफ में कन्वर्ट होता है। उसके बाद होता है डेटा स्टोरेज, जब हमें पीडीएफ फाइल मिल गई है, अब हम उसको स्टोर करा देंगे, ठीक है। सो ये बेसिकली जितना भी प्रोसेस है हमारा, ये डेटा प्रोसेसिंग के अंदर आता है। डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होता है, बहुत सिमिलर कॉन्सेप्ट हैं दोनों, ठीक है। A subset of data processing that involves preparing raw data specifically for analysis or machine learning application। So basically जो data processing है इसका सबसेट है data pre-processing, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा रॉ डेटा का प्रिपरेशन है वो होता है, ठीक है, जिसका यूज किया जाता है मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस में या फिर एनालिसिस के लिए। कोर ऑब्जेक्टिव इज टू एनहांस डेटा क्वालिटी एंड स्ट्रक्चर, ensuring optimal performance of analytical tool and ML models। So basically डेटा प्री प्रोसेसिंग का कोर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो डेटा की क्वालिटी और डेटा के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सके, इन्हांस कर सके, ताकि जो भी हमारी एनालिटिकल टूल्स हैं उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो सके और ML मॉडल्स हैं उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा ऑप्टिमाइज की जा सके। इट फोकसेज ऑन टास्क सच एज डेटा क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एंड फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो जो डेटा कलेक्शन वाला पार्ट है वो हमारा प्रोसेसिंग में आता है। डेटा क्लीनिंग और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो पार्ट है ये हमारा डेटा प्री प्रोसेसिंग में आता है। देन डेटा स्टोरेज, ये ओवरऑल हमारा किस में है, प्रोसेसिंग में। इसका ये जो सबसेट है ये हमारा किस में है, प्री प्रोसेसिंग में। डेटा क्लीनिंग में हैंडल मिसिंग वैल्यूज, डुप्लीकेट डेटा, एरर्स, ये सारी चीजें हैंडल होती हैं। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में नॉर्मलाइज या फिर स्टैंडर्डाइज किया जाता है डेटा को, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फीचर इंजीनियरिंग, मतलब कि क्रिएट न्यू फीचर्स और सेलेक्टिंग रेलेवेंट वंस फॉर मॉडलिंग। मॉडलिंग जब हमें करनी होती है, यानी कि हमें किसी भी मशीन लर्निंग बेस्ड मॉडल्स के साथ काम करना होता है, तो या तो हम नए फीचर्स को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, जिनकी रिक्वायरमेंट है, या फिर सिर्फ रेलेवेंट फीचर्स को ही सेलेक्ट करते हैं मॉडलिंग के लिए, ताकि हमारा मॉडल प्रॉपर प्रिडिक्शन कर सके, एक्यूरेट आउटकम्स जनरेट कर सके, ठीक है। तो आई होप आपको डेटा प्रोसेसिंग और प्री प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा डेटा क्लीनिंग, ठीक है। तो डेटा क्लीनिंग हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग और रिमूविंग इनकरेक्ट डेटा विद इन अ डेटा सेट। मतलब कि ये बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें कि इनकरेक्ट डेटा को फिक्स किया जाता है या फिर रिमूव किया जाता है। मतलब या तो उसको सही कर दिया जाएगा या तो इनकरेक्ट डेटा को हटा दिया जाएगा ओवरऑल डेटा सेट से, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। इसमें 3 हमारे मेजर पार्ट्स होते हैं, मिसिंग वैल्यूज, इनकंसिस्टेंट डेटा और नॉइसी डेटा, ठीक है। नॉइसी डेटा या फिर नॉइज डेटा आप कह सकते हो। मिसिंग वैल्यूज क्या होता है, डेटा एंट्रीज दैट आर एब्सेंट और नल इन द डेटा सेट। ऐसी डेटा एंट्रीज जो या तो एब्सेंट होंगी या फिर नल होंगी किसी भी डेटा सेट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टेबल है, ठीक है, स्टूडेंट टेबल।
डेटाबेस के अंदर। अब उस स्टूडेंट टेबल के अंदर मार्क्स वाला सेक्शन खाली है, ठीक है, या मार्क्स वाले सेक्शन में कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनकी वो वाली सेल खाली है मार्क्स वाली, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, वो जो खाली वाली एम्प्टी वाली जो है हमारी, वो ही हमारी मिसिंग वैल्यूज में आती है, ठीक है। जो वैल्यूज मिसिंग है वो ही हमारा मिसिंग वैल्यू के अंदर आता है, ठीक है। हैंडलिंग मेथड्स क्या है, ड्रॉपिंग रोज कॉलम्स विद मिसिंग वैल्यूज, हम उन रिकॉर्ड्स को ही हटा दें या उन रोज या उन कॉलम्स को ही हटा दें जहां पे मिसिंग वैल्यूज हैं। एक मेथड ये होता है हैंडल करने का। दूसरा मेथड क्या होता है, रिप्लेसिंग विद मीन, मीडियन, मोड और प्रिडिक्टेड वैल्यू, हम उनको उनमें वैल्यूज डाल दें, मीन वैल्यू डाल दें, मीडियन निकाल के वो वैल्यू डाल दें, मोड कैलकुलेट करके वैल्यू डाल दें, या फिर हम कोई भी एक प्रिडिक्टेड वैल्यू कि हाँ ये स्टूडेंट है, हो सकता है इसके 60% मार्क्स आए हो, तो वहां पे हम 60% मार्क्स के अकॉर्डिंग डेटा फिल कर दें, ठीक है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज डाल दें। तो ये दो मेथड होते हैं, या तो हम उसमें कोई रैंडम वैल्यू डाल दें अपने अकॉर्डिंग, मीन, मीडियन, मोड या फिर प्रिडिक्शन के बेसिस पे, या फिर हम उस रिकॉर्ड को हटा दें टेबल से। तो ये दो मेथड होते हैं हैंडल करने के लिए मिसिंग वैल्यूज को, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा इनकंसिस्टेंट डेटा, डेटा दैट लैक्स यूनिफॉर्मिटी इन फॉर्मेट, नेमिंग और वैल्यूज। ऐसे डेटा जो बेसिकली यूनिफॉर्मिटी लैक करते हैं फॉर्मेट, नेमिंग या वैल्यूज में, यानी कि जिस फॉर्मेट में डेटा होना चाहिए उसमें नहीं है, जिस नेम में डेटा होना चाहिए उसमें नहीं है। फॉर एग्जांपल लास्ट नेम में, जैसे नेम के 3 क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। किसी ने ऐसा किया है कि फॉर्म भरते समय फर्स्ट नेम में उसने लास्ट नेम डाला है, मिडिल नेम में उसने फर्स्ट नेम डाला है और लास्ट नेम के कॉलम में उसने मिडिल नेम डाल दिया। तो उस केस में क्या हो गया, फॉर्मेट यहाँ पे गलत हो गया, नेमिंग का फॉर्मेट गलत हो गया, गलत वैल्यूज इनपुट हो गई, ठीक है। तो ये हमारा इनकंसिस्टेंट डेटा में आ जाता है। इसको हैंडल कैसे करते हैं, यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन और मैपिंग टेक्निक्स। यहाँ पे हम मैपिंग टेक्निक्स का भी यूज कर सकते हैं कि किस बेसिस पे नाम हमारे डिफाइन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको रीसेट कर लें या ट्रांसफॉर्म कर लें ट्रांसफॉर्मेशन फेज में, ठीक। तो ये हमारा एक हैंडलिंग मेथड होता है। नेक्स्ट आता है हमारा नॉइसी डेटा या नॉइस डेटा, डेटा कंटेनिंग इररिलेवेंट, रिडंडेंट और रैंडम एरर्स। ऐसा डेटा जो इररिलेवेंट, रिडंडेंट यानी कि जिनका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसी एरर्स को जो होल्ड करता है, जो रैंडम एरर्स को होल्ड करता है, वो होता है हमारा नॉइस डेटा। हैंडल कैसे करते हैं नॉइस डेटा को, यूजिंग मीन, मीडियन, फिल्टरिंग और बिनिंग। फिल्टरिंग और बिनिंग बेसिकली दो टेक्निक हैं जो नॉइसी डेटा को हैंडल करने के लिए यूज की जाती हैं। आइडेंटिफाइंग यूजिंग जेड स्कोर और IQR मेथड एंड रिमूविंग और एडजस्टिंग देम। तो बेसिकली जेड स्कोर, IQR मेथड, ये सारे मेथड्स भी हमारे यूज होते हैं आइडेंटिफाई करने में और रिमूव करने में जो भी हमारा नॉइस डेटा पड़ा हुआ है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। अब इस पे ये जो नॉइसी डेटा के अंदर हमारी बिनिंग, फिल्टरिंग और IQR मेथड और जेड स्कोर, इन पे अगर कोई न्यूमेरिकल आया होगा प्रीवियस ईयर्स में, तो जब मैं 5 यूनिट की थियोरी कंप्लीट कर दूंगा तो उसके बाद में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर कोई न्यूमेरिकल आया होगा तो। अगर नहीं आया होगा तो अभी तो नहीं करवा सकता फिर मैं, बट अगर आया होगा तो मैं डेफिनेटली कराऊंगा, या फिर मेरे जितना मैंने पढ़ा है अगर उसमें कहीं पे न्यूमेरिकल होगा तो मैं डेफिनेटली आपको करा दूंगा, ठीक है। उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, कमेंट्स मत करिएगा, मतलब कर भी सकते हो, आपकी चॉइस है, कमेंट्स करो भाई, रीच बढ़ती है, ठीक है। ओके, फॉरगेट दैट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मतलब इसी में नेक्स्ट पार्ट है हमारा, डेटा इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब डेटा इंटीग्रेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इनटू अ यूनिफाइड व्यू। मल्टीपल सोर्सेज से डेटा लेके हम उसको एक यूनिफाइड व्यू में प्रेजेंट करें, या मल्टीपल सोर्सेज के डेटा को एक यूनिफाइड व्यू में प्रेजेंट करने का जो प्रोसेस है वो हमारा डेटा इंटीग्रेशन कहलाता है, ठीक है। गोल इज टू एंश्योर कंसिस्टेंसी एंड इनेबल कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस। तो बेसिकली जो हमारा गोल है वो क्या है कि जो कंसिस्टेंसी है उसको इंश्योर किया जा सके, यानी कि कंसिस्टेंसी प्रॉपर रहे हमारे डेटा के अंदर, और जो भी ओवरऑल एनालिसिस होना है वो भी प्रॉपर तरीके से किया जा सके, ठीक है। की टेक्निक्स की अगर बात करें हम, तो सबसे पहले आता है हमारा मर्जिंग। मर्जिंग मतलब कंबाइनिंग डेटा सेट विद कॉमन एट्रीब्यूट्स। डेटा सेट को कॉमन एट्रीब्यूट्स के साथ कंबाइन कर देना, मतलब ऐसे एट्रीब्यूट जो आपस में मैच हो रहे हो उनके साथ हमें डेटा सेट को कंबाइन कर देना है, ठीक है। ये आता है हमारा मर्जिंग में। नेक्स्ट है हमारा ज्वाइनिंग, यूजिंग रिलेशनल डेटाबेस जॉइंट्स लाइक इनर आउटर। आप लोगों ने डेटाबेस पे अगर काम किया होगा तो आपने इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, ये सारे ज्वाइंट्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो रिलेशनल डेटाबेसेस को ज्वाइंट्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल है इनर और आउटर ज्वाइन। देन आता है हमारा स्कीमा मैचिंग। अब स्कीमा मैचिंग का क्या मतलब है, हम अलग अलाइनिंग डेटा स्ट्रक्चर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, मतलब अलग अलग सोर्सेज से जो हमारा डेटा आ रहा है उसमें से जो सेम स्ट्रक्चर्स के डेटा हैं उनको एक अलग स्कीमा में मतलब विजुअलाइज करना, और जो
मतलब जैसे जैसे उनका डेटा का स्ट्रक्चर है, अलग अलग डेटा हमें अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग तरीके का डेटा मिलेगा, उस अलग अलग डेटा का जो स्ट्रक्चर है उसको अलाइन करना, ठीक है, यही हमारा स्कीमा मैचिंग कहलाता है, ठीक है। डेटा डीडुप्लीकेशन क्या होता है? रिमूविंग डुप्लीकेट एंट्रीज, ठीक है, मतलब कि जितने भी डुप्लीकेट एंट्रीज है हमारे डेटा सेट में उनको रिमूव करना हमारा डेटा डीडुप्लीकेशन के अंदर आता है। डुप्लीकेशन क्या होता है? डेटा को डुप्लीकेट करना। डीडुप्लीकेशन यानी कि जो डुप्लीकेशन है उसको रिमूव करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्टिंग डेटा इनटू अ फॉर्मेट सूटेबल फॉर एनालिसिस और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, मतलब कि डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जो कि एनालिसिस या फिर किसी भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए सूटेबल हो, वो होता है हमारा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। गोल इज टू स्टैंडर्डाइज, नॉर्मलाइज एंड इंप्रूव डेटा क्वालिटी। सो बेसिकली डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का गोल क्या होता है कि जो हमारा डेटा है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना, उसको और ज्यादा स्टैंडर्ड बनाना और ज्यादा नॉर्मलाइज करना, ठीक है। की टेक्निक्स की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, एग्रीगेशन, एनकोडिंग और स्मूथिंग, ये 5 की टेक्निक्स हमारी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर यूज होती हैं। सबसे पहले बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो रीस्केलिंग डेटा टू अ स्पेसिफिक रेंज 0 to 1। नॉर्मलाइजेशन यानी कि जो हमारा डेटा है उसको स्केल करना किसी भी एक स्पेसिफिक रेंज के बीच में, ठीक है, वो आता है नॉर्मलाइजेशन में। मेरी वॉइस थोड़ी सी स्लो होगी तो उसके लिए मैं अपोलोजाइज करता हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी नहीं ठीक है। सो आप थोड़ा सा वॉल्यूम अपना बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन, ट्रांसफॉर्मिंग डेटा टू हैव अ मीन ऑफ 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1, ठीक है, मतलब कि जो डेटा है हमारा उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 0 और 1 के अकॉर्डिंग हम डेटा को क्या करें, स्टैंडर्ड बनाएं, ट्रांसफॉर्म करें, यही हमारा स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है, ठीक है। बेसिकली अगर स्टैंडर्डाइजेशन को मैं इजी भाषा में समझाऊं तो जब भी हमारे डेटा का जो मीन है वो 0 पे और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 1 पे ट्रांसफॉर्म हो जाए तो इसका मतलब डेटा हमारा स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट इज एग्रीगेशन, समराइजेशन ऑफ डेटा। तो डेटा का समराइजेशन ही हमारा एग्रीगेशन में आता है, ठीक है। देन है एनकोडिंग, कन्वर्टिंग कैटेगोरिकल वेरिएबल्स इनटू न्यूमेरिकल फॉर्मेट, यानी कि जो भी हमारे कैटेगरी बेस्ड वेरिएबल्स हैं उनको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ही हमारा क्या होता है, एनकोडिंग। देन आता है स्मूथिंग, रिड्यूसिंग नॉइस इन डेटा थ्रू टेक्निक्स लाइक बिनिंग। हम डेटा के अंदर से नॉइस को रिड्यूस करते हैं बिनिंग जैसी टेक्निक्स का यूज करके। आप बिनिंग भी यूज कर सकते हो, फिल्टरिंग भी यूज कर सकते हो, क्योंकि नॉइस को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज होती हैं, अभी मैंने डिस्कस किया था पीछे। उन टेक्निक्स का यूज करके जहां पे आप नॉइस को रिड्यूस करते हो हमारा स्मूथिंग का पार्ट है, ठीक। सो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे काम करता है। सॉरी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा रिडक्शन। It involves reducing the volume of data while retaining its integrity and relevance for analysis. इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो हमारे पास ओवरऑल डेटा है उसके साइज को हम रिड्यूस कर दें, लेकिन उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है, जो उसके अंदर रेलेवेंस है जिसका यूज करना है एनालिसिस के लिए, उसको हम रिटेन करके रखें, ठीक है। सो डेटा क्यूब एग्रीगेशन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है समराइजिंग डेटा बाय अप्लाइंग एग्रीगेशन एग्जांपल सम एवरेज टू अ डेटा क्यूब ऑफन यूज्ड इन ओलैप सिस्टम्स, मतलब कि ओवरऑल डेटा को समराइज करना एग्रीगेशन का यूज करके, यानी कि चाहे आप उसका ओवरऑल सम निकाल के समराइज करो, चाहे आप एवरेज वैल्यू निकाल के समराइज करो, डेटा को एग्रीगेट करना, डेटा को समराइज करना, ठीक है, एक डेटा क्यूब के अंदर। यानी कि एक क्यूब के अंदर मल्टीपल डायमेंशनल का डेटा होता है, ठीक है, मल्टीपल डायमेंशन डेटा होता है, तो डेटा क्यूब में समराइज कर देना किसी भी डेटा को एग्रीगेशन अप्लाई करके, जिसका यूज ओलैप सिस्टम यानी कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्लेटफॉर्म्स पे किया जा सके, यही हमारा क्या होता है, डेटा क्यूब एग्रीगेशन। पर्पस इज टू रिड्यूस डेटा सेट वॉल्यूम फॉर इजियर एनालिसिस। जो मेन कोर पर्पस है डेटा क्यूब एग्रीगेशन का वो ये है कि डेटा सेट के वॉल्यूम को रिड्यूस करके एनालिसिस को इजी करना, ठीक है। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ शोइंग सेल्स डेटा फॉर एवरी डे एग्रीगेटेड मंथली और ईयरली, हर दिन के सेल्स डेटा के बजाय अगर हम मंथली या ईयरली एग्रीगेट कर लें उस डेटा को, तो हम ज़्यादा ईजिली और ज़्यादा बड़े स्केल पे ये पता कर सकते हैं कि क्या हमारी सेल्स के रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। तो जिन लोगों ने डीप लर्निंग या फिर मशीन लर्निंग वगैरह पढ़ा होगा वहाँ पे डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का काफ़ी बड़ा रोल है।
reducing the number of features or dimensions in a data set while retaining most of the information. So डायमेंशनैलिटी का रिडक्शन, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का मतलब ही यही होता है कि जो भी ओवरऑल डेटा सेट है हमारे पास उसके नंबर ऑफ फीचर्स को रिड्यूस कर देना, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ डायमेंशंस को रिड्यूस कर देना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर सकें और इररिलेवेंट या फिर नॉन नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को हटा सकें, ठीक है। पीसीए यानी कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इज यूज्ड टू प्रोजेक्ट डेटा इनटू फ्यूअर डायमेंशन व्हाइल मेंटेनिंग वेरिएंस। मतलब कि पीसीए हमारी एक ऐसी एल्गोरिदम या टेक्निक है, यानी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जिसका यूज़ किया जाता है डेटा को प्रोजेक्ट करने के लिए फ्यूअर डायमेंशंस में, यानी कि जब बहुत बड़े डायमेंशन में डेटा होता है, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं डेटा की, वहाँ पे डायमेंशंस को ये रिड्यूस करता है ताकि डेटा की इंटीग्रिटी बढ़ाई जा सके, ठीक है, और इसके वेरिएंस को भी मेंटेन किया जा सके, ठीक है, यानी कि हम कम फीचर्स के थ्रू ही डेटा को एनालाइज कर सकें। क्योंकि ज़्यादा फीचर्स होंगे तो एनालिसिस में टाइम भी ज़्यादा जाएगा और कॉस्ट भी ज़्यादा जाएगी, ठीक है। बट अगर हमारे पास फीचर्स कम होंगे तो डेटा की एनालिसिस फास्ट भी होगी, टाइम भी कम लगेगा और कॉस्ट भी कम लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट है पर्पस इज टू सिंप्लीफाई मॉडल्स, रिड्यूस कंप्यूटेशन कॉस्ट एंड अवॉइड द कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। मतलब कि जो कोर पर्पस होता है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का, वो ये होता है कि मॉडल्स को और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जा सके, कंप्यूटेशन कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके, ठीक है, और जितना ज़्यादा डायमेंशनैलिटी के बढ़ने पे जितना ज़्यादा टाइम हमारा जाने वाला है उसको भी रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब यही है। एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखें, रिड्यूसिंग अ डेटा सेट विद 100 फीचर्स टू 10 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। किसी भी डेटा सेट के फॉर एग्जांपल 100 फीचर्स हैं और उसको हमने 10 प्रिंसिपल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लिया अगर, तो आप ही सोचिए कितना ज़्यादा हमारे पास टाइम और कॉस्ट बच जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली 90%, ठीक है। सो इसलिए हम डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का यूज़ करते हैं लार्ज डेटा सेट्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेटा कंप्रेशन की। रिड्यूसिंग द स्टोरेज साइज ऑफ डेटा विदाउट लूजिंग सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन। डेटा के स्टोरेज साइज को रिड्यूस करना बिना डेटा की इंफॉर्मेशन को रिड्यूस किए हुए या लूज किए हुए, यही हमारा डेटा कंप्रेशन के अंदर आता है, ठीक है। टेक्निक्स की बात की जाए तो लॉसलेस कंप्रेशन और लॉसी कंप्रेशन, दो कोर टेक्निक्स हमारे पास होती हैं डेटा कंप्रेशन में। लॉसलेस कंप्रेशन क्या होता है? मेंटेन ओरिजिनल डेटा परफेक्टली। लॉसलेस यानी कि कोई भी लॉस नहीं होता है, जो हमारा मेन डेटा है हमारे पास वो ओरिजिनल डेटा परफेक्टली मेंटेन रहता है, जो भी इररिलेवेंट चीज़ें होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे डेटा का साइज श्रिंक हो जाता है। लॉसी कंप्रेशन में क्या होता है? डिस्कार्ड लेस इंपॉर्टेंट डेटा फॉर हायर रिडक्शन। ज़्यादा रिडक्शन करने के लिए कुछ ऐसा डेटा होता है जिसको वो रिड्यूस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप पीडीएफ वगैरह को ऑनलाइन कभी कंप्रेस करोगे तो वहाँ पे आप चीज़ देखोगे कि लॉसलेस कंप्रेशन काम करता है, यानी कि वहाँ पे जो आपके डेटा के अंदर की इंफॉर्मेशन है वो रिड्यूस नहीं होती है या फिर वो लॉस नहीं होती है, ठीक है। बट जब भी आप इमेज को कंप्रेस करोगे तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप इमेज कंप्रेस करते हो तो इमेज के पिक्सल्स जो है वो कुछ कम हो जाते हैं, यानी कि इमेज की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ होता है कई बार, हर बार नहीं होता बट कई बार ऐसा होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, जो लेस इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं हायर रिडक्शन के लिए, ठीक है। वहाँ पे साइज बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया जाता है। सो ये बेसिकली लॉसलेस कंप्रेशन और लॉसी कंप्रेशन के मीनिंग है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पर्पस इज टू सेव स्टोरेज स्पेस एंड इम्प्रूव प्रोसेसिंग डिटेल्स या प्रोसेसिंग स्पीड। डेटा कंप्रेशन का मेन पर्पस क्या है कि जो स्टोरेज स्पेस है उसको सेव किया जा सके और प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाया जा सके, क्योंकि अगर फाइल का साइज बहुत बड़ा होगा तो प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी और ज़्यादा स्टोरेज भी लेगी फाइल हमारा। बट अगर फाइल कंप्रेस्ड है तो वो कम स्टोरेज लेगी, और कम स्टोरेज लेगी यानी कि कम साइज की होगी तो प्रोसेस भी जल्दी होगी, ठीक है। एग्जाम्पल, कंप्रेसिंग लार्ज इमेज डेटा सेट टू स्मॉलर फाइल साइजेस। मतलब कि इमेज का डेटा सेट है बहुत बड़ा, उसको हम स्मॉल फाइल साइजेस में कंप्रेस करते हैं। ये एक ऐसा एग्जांपल है डेटा कंप्रेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूमेरोसिटी रिडक्शन। रिप्लेस डेटा विद स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ पैरामीट्रिक, एग्जांपल लीनियर रिग्रेशन, और नॉन पैरामीट्रिक, एग्जांपल क्लस्टरिंग और सैम्पलिंग मॉडल। अब ये अच्छे से समझना, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है, तो उस बहुत बड़े डेटा को हम एक स्मॉल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 से लेके 100 तक का काउंट है, ठीक है, डिजिट काउंट है 1 2 3 4 अप टिल 100। अब उसको हमें कहीं पे यूज़ करना है तो हम उसको एक ए मान लें कि ए इज इक्वल्स टू
रेंज ऑफ 1 to 100। तो हमने क्या किया यहाँ पे, एक रिप्रेजेंटेशन ले ली, यानी कि जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे हम ये मान के चल जाएंगे वहाँ पे 1 से 100 तक की रेंज है हमारे पास इंटीजर की। ठीक है, तो ए हमारा क्या हो गया, स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन हो गया उस बड़े डेटा सेट का। ठीक है, अब यहाँ पे हम पैरामीट्रिक मॉडल्स भी यूज करते हैं। पैरामीट्रिक मॉडल में हमारे लीनियर रिग्रेशन आ गया। नॉन पैरामीट्रिक मॉडल्स भी यूज करते हैं, जैसे कि क्लस्टरिंग या फिर सैम्पलिंग, यानी कि डेटा, बड़े डेटा की क्लस्टरिंग कर ली जाए या सैम्पलिंग कर ली जाए, तब भी हम इजीली एक बड़े डेटा सेट को स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन में रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरोसिटी रिडक्शन होता है। जो इसका मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि जो डेटा सेट है उसको सिंप्लीफाई किया जा सके वाइल रिटेनिंग एसेंशियल पैटर्न। जो भी एसेंशियल पैटर्न्स हैं डेटा के सेट के अंदर, उनको रिटेन करके सिंप्लीफाई किया जा सके बड़े डेटा सेट को। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स इंडिविजुअली। हमारे पास लाखों डेटा पॉइंट्स हैं, उनको इंडिविजुअली एनालाइज करने की जगह पे डिवाइड इट इन क्लस्टर एंड एनालाइज द सेंट्रॉइड्स ओनली। हम उस बड़े डेटा सेट को क्लस्टर्स में डिवाइड कर दें और फिर उन क्लस्टर्स के सेंट्रॉइड्स को अगर हम एनालाइज कर ले, क्योंकि एक क्लस्टर में सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होता है। ठीक है, ग्रुपिंग सिमिलर टाइप ऑफ डेटा की होती है, तो जहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होगा वहाँ पे अगर हम एक सेंट्रॉइड चूज कर लेंगे तो वो भी, उसके भी फीचर्स बाकी डेटा पॉइंट से सिमिलर होंगे। तो इस तरीके से हम बहुत सारे क्लस्टर्स बना सकते हैं और उनके सेंट्रॉइड्स को अगर हम एनालाइज कर लें तो भी हम उस बड़े डेटा सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करके एनालाइज कर सकते हैं। तो ये होता है न्यूमेरोसिटी रिडक्शन। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्रिटाइजेशन कॉन्सेप्ट, हायरार्की जनरेशन एंड डिसीजन ट्री। ठीक है, तो तीन यहाँ पे टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें डिस्क्रिटाइजेशन की, तो इसका मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कंटिन्यूअस डेटा इनटू डिस्क्रीट इंटरवल्स और कैटेगरीज। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि कंटिन्यूअस डेटा जो भी है हमारा, उसको डिस्क्रीट इंटरवल्स यानी कि छोटे छोटे इंटरवल्स में या फिर कैटेगरीज में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, ये जो प्रोसेस हमारा, ये हमारा किस में आता है, डिस्क्रिटाइजेशन, यानी कि डेटा को डिस्क्रीट इंटरवल में या कैटेगरीज में कन्वर्ट करना। पर्पज इज टू सिंप्लीफाई डेटा, मेक इट सूटेबल फॉर एल्गोरिथम्स दैट रिक्वायर कैटेगोरिकल इनपुट। बहुत सारी ऐसी एल्गोरिथम होती हैं हमारे पास एनालिसिस के लिए जो कैटेगरी बेस्ड डेटा ही लेती हैं। ठीक है, तो उस केस में उन एल्गोरिथम्स के लिए कैटेगरी बेस्ड इनपुट इजीली जनरेट किए जा सकें, इसलिए डेटा को ये सिंप्लीफाई करता है। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस यही है। की स्टेप्स की बात की जाए तो डिफाइन इंटरवल्स, असाइन कैटेगरीज, ये दो हमारे की स्टेप्स हैं इसके अंदर। डिफाइन इंटरवल्स यानी कि डिवाइड द रेंज ऑफ कंटिन्यूअस वैल्यू इनटू इंटरवल्स। जो हमारे पास रेंज ऑफ डेटा है उसको हम छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे। असाइन कैटेगरीज, रिप्लेस न्यूमेरिकल वैल्यूज विद लेबल्स और कैटेगरीज। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था 1 से 100 तक की रेंज है हमारे पास। ठीक है, अगेन वही एग्जाम्पल लेते हैं, 1 से 100 तक की रेंज है हमारे पास। अब हमें जब इंटरवल डिफाइन करेंगे तो हम 10-10 का इंटरवल ले लेते हैं। ठीक है, 1 to 10 एक कैटेगरी में, 2 से लेकर 11 से लेकर 20 तक दूसरी कैटेगरी में, 21 से 30 तीसरी कैटेगरी में। इस तरीके से हम 10 कैटेगरी बना सकते हैं 1 से 100 की रेंज में। ठीक, अब हर एक कैटेगरी को हम एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, A इज इक्वल्स टू 1 to 10, B इज इक्वल्स टू 11 to 20, C इज इक्वल्स टू 21 to 30 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने एक बड़ी कंटिन्यूअस वैल्यू को इंटरवल्स में डिवाइड किया, फिर हमने क्या किया, न्यूमेरिकल वैल्यूज या फिर हमने लेबल प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, कैटेगरी प्रोवाइड कर दी। तो ये बेसिकली हमारा डिस्क्रिटाइजेशन हो गया है डेटा का। टेक्निक्स की बात की जाए तो इक्वल विड्थ बिनिंग, इक्वल फ्रीक्वेंसी बिनिंग, ये दो कोर हमारे पास टेक्निक्स होती हैं इसके अंदर। इक्वल विड्थ बिनिंग यानी कि डिवाइड द रेंज इनटू इक्वल साइज इंटरवल, जैसे कि हमने किया 1 से 10 फिर 11 से 20। तो यहाँ पे इक्वल हमारी क्या हो रही है, विड्थ हमारी इक्वल आ रही है, रेंज हमारी इक्वल इंटरवल्स पे आ रही है। ठीक है, इक्वल फ्रीक्वेंसी बिनिंग, क्रिएट इंटरवल विद द सेम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। डेटा पॉइंट्स देखो जो हमने किया उसमें तो दोनों चीज काम कर रही है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डेटा पॉइंट्स भी 10 हैं और वहाँ पे जो हमारा इंटरवल है वो भी एक का ही है। ठीक है, 10 के बाद 11 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, बट इक्वल फ्रीक्वेंसी बिनिंग और इक्वल विड्थ बिनिंग, जब आप अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम करते हो तो वहाँ पे ये दोनों चीज़ें सिमिलर नहीं होती, वहाँ पे ये दोनों चीज़ें डिफर कर जाती हैं। ठीक है, और डिफर करने का मेन रीज़न क्या है, यहाँ पे जो रेंज है इक्वल साइज इंटरवल पे इक्वल विड्थ बिनिंग होती है, और इक्वल फ्रीक्वेंसी बिनिंग में क्या होता है, हमारा सेम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे इंटरवल्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, सो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट हायरार्की जनरेशन, organizing data attributes into a hierarchical structure to abstract higher level concepts from detailed information।
यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमारा, ऑर्गेनाइजिंग डेटा एट्रीब्यूट्स इनटू हायरार्किकल स्ट्रक्चर टू एक्सट्रैक्ट हायर लेवल कॉन्सेप्ट फ्रॉम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारे डेटा एट्रीब्यूट्स हैं उनको एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करने का फायदा क्या होता है कि हम हायर लेवल कॉन्सेप्ट को डिटेल्ड इंफॉर्मेशन की हेल्प से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर्पज इज टू इनेबल मल्टी लेवल एनालिसिस बाय समराइजिंग डेटा एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ग्रैनुलैरिटी और यू कैन से डिटेल्स, ठीक है। सो बेसिकली कोर पर्पस क्या है कॉन्सेप्ट हायरार्की जनरेशन का, कि मल्टी लेवल एनालिसिस परफॉर्म करी जा सके, ठीक है, ताकि हमारा जो भी मॉडल है वो मल्टी लेवल एनालिसिस परफॉर्म कर सके बाय समराइजिंग डेटा एट डिफरेंट लेवल्स, यानी कि अलग अलग लेवल्स पे डेटा को समराइज करके ग्रैनुलैरिटी के लेवल्स जो हैं, ग्रैनुलैरिटी के जो लेवल्स हैं, या फिर आप इसको डिटेल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। डिटेल्स के जो लेवल है यानी कि डेटा की जो भी डिटेलिंग है उस डिटेलिंग के लेवल्स को समराइज करना और उन लेवल्स के अकॉर्डिंग मल्टी लेवल एनालिसिस परफॉर्म करना, यही कोर पर्पस है कॉन्सेप्ट हायरार्की जनरेशन का, ठीक है। देन आता है स्कीमा बेस्ड टाइप में इसका, स्कीमा बेस्ड और डेटा ड्रिवन, दो टाइप्स हैं। स्कीमा बेस्ड यानी कि प्री डिफाइंड हायरार्की इन अ डेटाबेस स्कीमा, ऐसा हायरार्की जो ऑलरेडी डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है, ठीक है, किसी भी डेटाबेस स्कीमा के अंदर, जैसे कि एग्जांपल सिटी, स्टेट, कंट्री, ठीक है, ये प्री डिफाइंड हायरार्की है कि सिटी है, देन स्टेट है, देन कंट्री है हमारा। डेटा ड्रिवन यानी कि हायरार्की इज डिराइव्ड फ्रॉम डेटा वैल्यूज, अब डेटा की वैल्यूज के बेसिस पे जो भी हायरार्की बन रही है, फॉर एग्जांपल सिटी के अंदर कुछ और बन रहा होगा, स्टेट के अंदर कुछ और बन रहा होगा, कंट्री के अंदर कुछ और बन रहा होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या दे रखा है, सैलरी लो है 0 to 30 के, मीडियम है 30 के to 60 के, हायर है 60 के प्लस। सो ये क्या है हमारी, ये हमारी वैसी हायरार्कीज हैं जो डेटा वैल्यूज के बेसिस पे डिराइव की जा रही है, इसलिए ये डेटा ड्रिवन है। स्कीमा बेस्ड यानी कि जो प्री डिफाइंड स्कीमा के बेसिस पे चलती हैं, जैसे कि आपको पता है कंट्री आती है, कंट्री के अंदर स्टेट आता है, स्टेट के अंदर सिटी आती है, सिटी के अंदर कंट्री नहीं आ सकती, कंट्री के अंदर स्टेट होगा, स्टेट के अंदर सिटी होगी, ठीक है। तो ये एक प्री डिफाइंड हायरार्की है हमारे पास, ठीक है, ये स्कीमा बेस्ड है। डेटा ड्रिवन में क्या होता है, सैलरी हमारी लो है 0 to 30 के वैल्यू के बेसिस पे, अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाए 0 to 30 के की जगह पे यहाँ पे वैल्यू आ जाए 90 to 120 के, तो ये लो नहीं रहेगा, ये हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा की वैल्यू के बेसिस पे क्या होगा, हायरार्की चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर लोकेशन एट्रीब्यूट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लो लेवल, हायर लेवल और टॉप लेवल। लो लेवल क्या है हमारा, स्पेसिफिक सिटीज़ लाइक लखनऊ, दिल्ली, मुंबई एक्सेट्रा, ये सारी हमारी जो सिटीज़ के नाम है ये आप मान लो कि लो लेवल, ठीक है। हायरार्की पे चल रहे हो, लो लेवल में आपके सिटीज़ के नाम है। देन सिटीज़ के ऊपर क्या होगा, स्टेट, किस स्टेट से वो सिटी बिलोंग करती है, ठीक है। ये जो हमारा स्कीमा बेस्ड का है उसी का एग्जाम्पल है ये। फिर सबसे टॉप लेवल क्या होगा, कंट्री कौन सी है, ठीक है, स्टेट्स, फिर उसके ऊपर कौन से कंट्री के स्टेट्स हैं, ये सारे इंडिया के, ठीक है। इंडिया के अंदर मल्टीपल स्टेट्स हैं, उन मल्टीपल स्टेट्स के अंदर मल्टीपल सिटीज़ हैं, एक स्टेट में भी मल्टीपल सिटीज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हायरार्की जनरेट हो रही है, ठीक है। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट हायरार्की जनरेशन का भी पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, सो फाइनली नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज डिसीजन ट्री इन डेटा माइनिंग। डिसीजन ट्री क्या होते हैं, आई होप आप सबको पता होगा, आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, जब मैंने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाए थे तभी भी मैंने डिसीजन ट्री पढ़ाया था। उसके अलावा मुझे जहाँ तक याद है मैंने सॉफ्ट कंप्यूटिंग में भी डिसीजन ट्री पढ़ाया हुआ है, ठीक है। A supervised learning algorithm used for classification and regression task. So decision tree basically एक supervised learning algorithm होते हैं जिनका यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन टास्क के लिए। इट स्प्लिट्स डेटा इनटू ब्रांचेस बेस्ड ऑन फीचर कंडीशंस, ठीक है। मतलब कि ये क्या करता है, डेटा को जो है ब्रांचेस में स्प्लिट करता है ताकि जो फीचर्स, जो कंडीशंस हैं उनको एनालाइज किया जा सके, उनको देखा जा सके, ठीक है। पर्पस इज टू क्रिएट अ ट्री लाइक मॉडल फॉर डिसीजन मेकिंग और प्रिडिक्टिंग आउटकम्स। जो कोर पर्पस होता है डिसीजन ट्री का डेटा माइनिंग के अंदर वो ये होता है कि एक ट्री लाइक मॉडल बनाना है ताकि डिसीजन मेकिंग में और आउटकम प्रिडिक्शन में हेल्प हो सके, ठीक है। की कॉन्सेप्ट की बात करें तो 3 की कॉन्सेप्ट है हमारे पास यहाँ पे, रूट नोड, इंटरनल नोड और लीफ नोड, ठीक है। रूट नोड में हमारे द स्टार्टिंग पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द एंटायर डेटा सेट, ये हमारा क्या है, रूट नोड, जो कि एंटायर डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैरी कर रहा है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे इंटरनल नोड, रिप्रेजेंट फीचर बेस्ड स्प्लिट, ठीक है। किस फीचर के बेसिस पे स्प्लिटिंग हो रही है यहाँ पे, वो है हमारे इंटरनल नोड्स, यानी कि ये सब हमारे क्या है, इंटरनल नोड्स, ठीक है।
जिनसे हमारी स्प्लिटिंग हो रही है वो हमारे इंटरनल नोड है, ठीक है। ये हमारा ड्यूरेशन इंटरनल नोड है, यहाँ से स्प्लिटिंग हो रही है। फ्री डिलीवरी क्या है, हमारा इंटरनल नोड है, यहाँ से स्प्लिटिंग हो रही है। ऑफर हमारा इंटरनल नोड है, यहाँ से स्प्लिटिंग हो रही है। ये इंटरनल नोड नहीं है, ये लीफ नोड है। क्यों है? रिप्रेजेंट फाइनल आउटकम, क्लासेस और प्रिडिक्शन। जो फाइनल प्रिडिक्शन है हमारा वो बताएगा ये लीफ नोड, ठीक है। ये लीफ नोड है, ये लीफ नोड है, ये लीफ नोड है, ये है और ये है, ठीक। तो ये सारे हमारे लीफ नोड्स हैं, ये हमारे फाइनल प्रिडिक्शंस बता रहे हैं कंडीशंस के बेसिस पे। तो आई होप आपको की कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। एग्जांपल की बात करें, प्रिडिक्टिंग वेदर अ कस्टमर बाइज अ प्रोडक्ट और नॉट। सो ये बेसिकली एक एग्जांपल है। ज़रूरी नहीं है कि जो एग्जांपल आप सोचें ये वही हो, या ज़रूरी नहीं है कि जो एग्जांपल यहाँ लिखा हो वही आपको एग्जाम में लिखना है। आप एग्जाम में अपने अकॉर्डिंग कंडीशंस पुट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ट्री क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग किया है ताकि मैं आपको समझा सकूं। आप इससे बहुत बड़ा भी डिसीजन ट्री बना सकते हो, मल्टीपल कंडीशन सोच के, जितना आपका ब्रेन आपको अलाउ करता है। आप इससे छोटा भी बना सकते हो, बट मैं ये प्रेफर करूँगा कि अगर क्वेश्चन 7 नंबर से 10 नंबर के बीच में पूछा गया है तो इतना छोटा मत बनाओ, थोड़ा सा और लेंदी बना देना, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको समझाना है, इसलिए मैंने इतना बड़ा बनाया है। इतने में आपको समझ में आ जाएगा कि काम कैसे हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रिडिक्टिंग वेदर अ कस्टमर बाइज अ प्रोडक्ट और नॉट, ठीक है। हमें ये प्रिडिक्ट करना है कि कस्टमर कोई प्रोडक्ट खरीदेगा या फिर नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो आएगी वो आएगी प्राइस, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मैं एज अ कस्टमर हूँ तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, प्राइस, ठीक है। किसी के लिए क्वालिटी हो सकती है, किसी के लिए ब्रांड हो सकती है, ठीक है, बट मेरे लिए प्राइस है। तो अब प्राइस में हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं, इधर प्राइस लो होगा और हाई होगा। अगर प्राइस हाई है तो पहले ही भाई मैं पीछे हट जाऊंगा कि नहीं ले सकता, मैं, मेरी औकात के बाहर है, मैं नहीं खरीदूंगा, ठीक है। तो हमारा आउटकम क्या आ गया, आई विल नॉट बाई या डोंट बाई, कस्टमर डोंट बाई, ठीक। अगर प्राइस लो है तो मैं चेक करूंगा क्या कोई ऑफर है। अगर कोई ऑफर है तो मैं चेक करूंगा क्या फ्री डिलीवरी है। अगर फ्री डिलीवरी नहीं है तो फिर मैं नहीं खरीदूंगा। अगर फ्री डिलीवरी है तो मैं चेक करूंगा ड्यूरेशन क्या है, कि मतलब मुझे अगर 2 दिन बाद ज़रूरत है तो क्या 2 दिन में आ जाएगा प्रोडक्ट। अगर नहीं आएगा तो फिर मैं नहीं लूँगा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मैं नहीं लूँगा, अगर आ जाएगा तो मैं ख़रीद लूँगा, ठीक है। ऑफ़र अगर नहीं है तो मैं नहीं खरीदूंगा, ठीक है। सो बेसिकली नहीं खरीदना और ख़रीदना दो ही आउटकम हो सकते हैं, या तो कस्टमर खरीदेगा प्रोडक्ट या तो कस्टमर नहीं खरीदेगा प्रोडक्ट। कंडीशंस बहुत सारी हो सकती हैं, रूट एक मैंने बना दिया है, इसके अलावा भी रूट्स हो सकते हैं, ठीक है, और इंटरनल नोट्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इन चीज़ों को चेंज कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोर कॉन्सेप्ट क्या है, किस बेसिस पे हमारा डिसीजन ट्री काम कर रहा है डेटा माइनिंग के अंदर। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।